स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हैलोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलाइड्स के लिए वो -1 से लेके +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट करती है। आप ऐसा ना सोचिए कि इनके बीच में इन बिटवीन जैसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 आ जाए, +6 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फेमस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनके अंदर आपको ये कंपाउंड्स शो होंगे वो यहाँ पर लिखी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही रहेंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के माइनस या प्लस में होने के दो रीजन होते हैं। अगर मान लो हैलोजन कंबाइन होता है किसी भी एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, मेटल कह लीजिए या फिर एलिमेंट कह लीजिए आप, यहाँ पे जो हैलोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो हमेशा जो हैलोजन है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी मिलेगी, -1 मिलेगी। लेकिन अगर जो हैलोजन है वो अटैच हो रहा है किसी भी एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस टाइम के ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन की, ये हमेशा कैसे मिलेगी, +1 मिलेगी। हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं इसे, आप इस तरीके से जैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जब पढ़ेंगे उस टाइम पे आप इस चीज को कंसिडर कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि ClF3, ठीक है, या फिर हम ले ClF ले लें, या फिर ले लें हम Bri, इस तरीके का कोई कंपाउंड ले ले और उसमें मैं आपसे कहूँ कि आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल के बताइए, तो हमेशा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस के अंदर चली जाएगी। किस रीजन की वजह से, क्योंकि आयोडीन के कंपैरिजन में जो ब्रोमीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस वजह से इसकी किस में चली जाएगी, प्लस के अंदर चली जाएगी। सेम ऐसे ही इसके नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। अगर मैं इसमें कहूँ कि आप मुझे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए, तो ये माइनस के अंदर रहेगी, क्योंकि क्लोरीन इसके कंपैरिजन में कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। तो इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो भी एलिमेंट इसके साथ अटैच होगा वो जो हैलोजन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो इंटर हैलोजन कंपाउंड एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर मान लो मैं कहूँ HCl, तो इस टाइम के ऊपर जो क्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिनमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, या फिर +1, +3 इस तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम कंसिडर करते हैं NP5, ठीक है। टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं इसके अंदर, 7 प्रेजेंट होते हैं। मान लो हम क्लोरीन को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। सिर्फ मैं यहाँ पर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊंगी आपको, जो कि होता है 3s2 और 3p5। इसके लिए जब आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, ये बन गया आपका s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ओके, इस तरीके से बनाएंगे हम। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहता है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p के अंदर 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल हमने अभी जिसके बारे में बात की वो हमें यहाँ बनाकर दिखाना पड़ेगा, ओके। ये तो था S, ये था P और ये कौन सा हो गया, D। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट थे, यहाँ भी 2 प्रेजेंट थे और यहाँ पर 1 प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, इस D के अंदर चला जाएगा। जब ये इस तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो +1 होगी या फिर कैसी होगी, -1 हो सकती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो -1 हो जाएगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो +1 हो जाएगी। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +3 रहेगी। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखिए सेम इसी तरीके से बनाना है हमें, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। sp और d ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, 3 इसके अंदर आ गए, 1 यहाँ प्रेजेंट था,
एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था यहाँ से एक्साइटेड करके कहाँ भेज दिया, यहाँ चला गया। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा सकती है इसमें, +5 हो सकती है। थर्ड जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर क्या होगा, एस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा और क्या होगा, डी ऑर्बिटल में आ जाएगा। यानी हर एक के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एस से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ गया। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप काउंट करें, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पर है, तो कितने आ गए, 7। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वरी करती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि फ्लोरीन जो है एक्सेप्शनली वो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो शो नहीं करती है, क्योंकि उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़े से अलग होते हैं बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। दैट्स व्हाई हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके लिए ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। ओके। सेकेंडली जो फ्लोरीन होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, जबकि क्लोरीन और इसके बाकी जो एलिमेंट है उनके पास ये वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को तभी एक्सटेंड कर सकते हैं जब इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो जो फ्लोरीन है उसकी बहुत सारी जो एनामलस प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशल जो प्रॉपर्टीज है, देखिए मैं इन वीडियोस के अंदर आपको एनामलस प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता रही हूँ अलग से, जब पढ़ाया जाता है उसी टाइम पे आपको फ्लोरीन की जितनी भी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो बता दी गई हैं कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उसका साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होती है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये फ्लोरीन के रिगार्डिंग है कि उसके जो एनामलस प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट है हेलोजन फैमिली के अंदर। तो इसी वजह से जो फ्लोरीन है इसे किस नाम से जाना जाता है, सुपर हेलोजन। किस नाम से जाना जाता है फ्लोरीन को, सुपर हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको पता चल गया, अगर कोई पूछ ले कि विच एलिमेंट इज नोन एज सुपर हेलोजन तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन। ओके। सेकंड चीज इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है। एनर्जी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। जैसे हम बात करें H2 की और O2 की, N2 की, तो इन सब के कंपैरिजन में जो X2 बॉन्ड होगा यानी जो बॉन्ड बनेगा Cl के बीच में या फिर F के बीच में, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ही लो रहती है। थोड़े से अमाउंट में भी अगर एनर्जी मिलती है तो ये इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो इनकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सेकेंडली कि इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की यानी इनका जो ऑक्टेट होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बचा रहता है। तो ये क्या कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो इस रीजन की वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की, गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी हाई रहती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड कर लेते हैं। तो इस वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही नेगेटिव रहती है, हाई रहती है। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल पॉइंट है, ये इसके रिगार्डिंग ध्यान रखें। आपके जो ऑक्सीडेशन स्टेट था हैलोजेंस के रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो गया है। इसी के अंदर हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और देखेंगे। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जितने भी हैलाइड होते हैं जो हैलोजन फैमिली के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो हाइड्राइड्स बनेंगे उन्हें हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। उसके कुछ एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे देखिए कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसकी स्टडी बहुत ही रेयर करते हैं। तो इन सब के आगे आप हाइड्रोजन लगा दें इस तरीके से, क्योंकि इन सबके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये किसके साथ +1, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज रहेगा +1 और इस पे कितना रहेगा -1। तो HF, HCl, HBr, HI इस तरीके से ये जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन वो शो कर देंगे।
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये हैलाइड, ये हाइड्रोजन ये हैलाइड। तो हम आज जो भी इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं ये सारे इन चीज़ों के ऊपर HF, HCl, HBr इनके ऊपर बेस्ड रहेगी। तो हम देखते हैं वन बाय वन इनके अंदर जो जो पॉइंट है। सबसे पहली बात है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंदर हम बात करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो जो HF होता है ये तो रहेगा कौन सी स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसके अलावा जो बच गए वो सारे रहेंगे गैसियस स्टेट के अंदर। ओके, जो HF है ये तो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है और बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे कैसे रहेंगे, गैसियस स्टेट के अंदर। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, देखिए जब HF को हम स्टडी करते हैं इस तरीके से बनाएंगे हम, और ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। एक जो मॉलिक्यूल है HF का वो दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये एक HF, ये दूसरा और ये तीसरा, और बीच में ये जो दिखा रखा है ये क्या चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फिजिकल स्टेट है HF की वो लिक्विड रहती है और बाकी कैसे रहेंगे, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि बाकियों के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो टेक प्लेस कर नहीं सकती। सिर्फ क्या चीज टेक प्लेस करेगी, वहां पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंड बात करते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसका रीजन भी हम इसी के थ्रू दे सकते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और ये लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी किसका रहेगा, HF का रहेगा। उससे कम किसका रहेगा, HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। लेकिन देखिए इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हम जनरल अगर देखें तो हम सोचेंगे कि HF फिर HCl, HBr, HI इस तरीके से हम बना दें, लेकिन इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है। ये जो ट्रेंड है हम इस तरीके से ना बना के कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए जो HF है इसके अंदर तो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, तो इसके अंदर तो सबसे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो सबसे ज्यादा रहेगा। सॉरी ये साइन मैंने उल्टे लगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी हम साइन नहीं लगाते हैं, अभी लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही डाउन द ग्रुप ऑफ इसमें मूव कर रहे हैं साइज बड़ा होता जा रहा है और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, लेकिन साइज भी सबसे ज्यादा बड़ा किसका है, HI का सबसे बड़ा है। तो यानी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके अंदर सबसे ज्यादा काम करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो HF का तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद किसका रहेगा, HI का, फिर HBr और सबसे कम किसका रहेगा, HCl का रहेगा। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि जो HI है इसके अंदर तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा काम करेंगे क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। HF का पहला नंबर पे है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएटेड रहती है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसे क्या करवाएगी, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हाई करवा देती है। फिर HI, फिर HBr और HCl, क्योंकि HCl जो है इसमें ना तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहता है ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। तो इस वजह से जो सीरीज है वो इस तरीके से बनेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट हम कभी भी किस तरीके से देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इन बिटवीन टू एटम्स उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा रहेगा। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि HF जो है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम कौन है, आयोडीन। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, HF, फिर HCl, फिर HBr और सबसे कम किसका रहेगा, HI का रहेगा। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। जितना साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जो फ्लोरीन है ये सबसे छोटे साइज का रहता है, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो साइज क्या होता है, हमेशा इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब जो फ्लोरीन है वो इतने से अगर साइज का था तो क्लोरीन इतने साइज का होगा, ब्रोमीन इतने का और आयोडीन इनमें सबसे ज्यादा बड़े साइज का प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो भी किसकी ज्यादा रहेगी, जो जितने बड़े साइज का रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी है, HF की, इससे ज्यादा HCl, इससे ज्यादा HBr और सबसे ज्यादा किसकी है, HI की। ओके, अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका रहेगा, बॉन्ड लेंथ के जस्ट अपोजिट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जो HF है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, फिर HCl, फिर HBr
और सबसे कम किसकी रहेगी, HI। ऐसा किस रीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कंपेरेबल साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो बहुत ही इजीली जो बॉन्ड होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, जिस वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है वो बॉन्ड की सबसे ज्यादा रहेगी। जितना साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसे ब्रेक करना उतना ही ईजी रहेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कमजोर हो जाती है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है। इसके बाद बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मली इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला ही ट्रेंड रहेगा, सबसे ज्यादा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और उसके बाद HI। क्यों, जितना छोटा साइज का मॉलिक्यूल रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि बॉन्ड जो है, जो एटम है दोनों, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी। बाकी जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही अगर टेम्परेचर रेंज देंगे तो बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो जितने बड़े साइज का होगा वो उतनी ही इजीली H पॉजिटिव आयन देगा, जो जितनी इजीली H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही अच्छी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। यानी अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो HF जो है ये सबसे वीक एसिड रहेगा, इससे स्ट्रॉन्ग HCl, इससे स्ट्रॉन्ग HBr और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, HI। किस रीजन की वजह से, क्योंकि इसका जो साइज है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो है इस साइज का और जो आयोडीन है इसके साथ अटैच है वो इस साइज का, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि ये कितना इजीली H पॉजिटिव देगा। अब साइज बहुत ही बड़ा है तो इजीली थोड़े से अमाउंट में भी अगर हम इसे एनर्जी वगैरह देते हैं या डिसोसिएट करेंगे तो बहुत इजीली H पॉजिटिव दे देगा, जबकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉन्ड बना के रखता है, इतना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा। तो साइज जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो pKb वैल्यू है, pKa वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज करती जा रही है, और pKb वैल्यू जितनी डिक्रीज करती है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। रिड्यूसिंग पावर सेम एसिडिक स्ट्रेंथ की तरह होती है, जितना इजीली H पॉजिटिव आयन देगा ये हाइड्रोजन, जितना जल्दी देगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पूरे के अंदर देखिए सबसे इजीली कौन देगा, HI सबसे इजीली हाइड्रोजन दे देगा, तो रिड्यूसिंग पावर भी इसकी सबसे ज्यादा रहेगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जब आप मूव कर रहे हैं इन हैलाइड से अंदर तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी सेम ट्रेंड रहेगा इसके लिए भी। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंड बन रहे हैं तो इनको देखते हुए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो देखिए रिड्यूसिंग पावर भी उसी की सबसे ज्यादा होगी जो जितना इजीली हाइड्रोजन देगा, तो HI सबसे इजीली हाइड्रोजन देगा तो रिड्यूसिंग नेचर इसका सबसे अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है रिड्यूसिंग पावर। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होगा। इसमें देखिए HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर HF की सबसे कम है। कोरोसिव नेचर, HF जो होता है अमंग ऑल दिस हाइड्राइड्स, जो HF है ये सबसे ज्यादा कोरोसिव होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, यानी इसके साथ जब भी हम काम करेंगे तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा केयर के साथ काम करना पड़ेगा। ये इतना ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है कि हम इसे ग्लास के अंदर स्टोर तक नहीं कर सकते, कांट स्टोर इन ग्लास। ओके, ग्लास वेयर जो होते हैं उनके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करता है, ईचिंग ऑफ ग्लास कर देता है, और इसीलिए जो टेलीविजन ट्यूब्स वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी सारी जो हैं इनमें देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, लेकिन फिर भी जो HF है ये कोरोसिव नेचर का होता है और इसके साथ जब भी काम करेंगे तो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ेगी। इसे हम ग्लास वेयर्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का होता है, ये ईचिंग ऑफ ग्लास जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ईचिंग ऑफ ग्लास जो है वो करना शुरू कर देगा, जिस वजह से क्या होता है कि ग्लास को अंदर से कमजोर करना शुरू कर देगा, उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और इसकी इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे जो गैजेट्स हैं ग्लास के वो बनाए जाते हैं, जैसे टेलीविजन वगैरह के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है।